दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। दोस्तों, आज हम यहां पर जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं वह म्यांमार और वहां पर खराब होती लोकतंत्र की स्थितियों से संबंधित है। तो आज के हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि लोकतंत्र जो एक बहुत ही जरूरी अवयव माना जाता है किसी देश के लिए, ऐसे में म्यांमार में जो सैन्य शासन की शुरुआत हमें पिछले कुछ महीनों में होती हुई दिखाई दी है, उसको लेकर के अन्य देशों ने किस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, तो यह समझना आज के इस पूरे सेशन के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो हम चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। आज की न्यूज़ है इंडिया स्टैंड्स फॉर रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन म्यांमार, यानी भारत म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना को समर्थन देता है, ऐसा भारत का कथन है। अब भारत इस कथन तक क्यों पहुंचा, भारत को ऐसी बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर एक लंबे समय के बाद भारत ने अपना यहाँ पर पक्ष स्पष्ट किया है, इसको हम समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। तो डायमेंशंस को हम जब बात करेंगे डायमेंशंस की, तब हमें ये चीज़ें क्लियर होंगी। तो म्यांमार की क्या स्थितियां हैं जिसके चलते ये सारी घटनाक्रम आगे बढ़ा है और भारत ने ऐसा एक अपना स्टेटमेंट दिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। भारत ने स्टेटमेंट में क्या बातें कही हैं, यानी भारत म्यांमार में जो स्थितियां बन रही हैं उनको लेकर के क्या स्टैंड रखता है, उसके बारे में जानेंगे। बात करेंगे बिम्स्टेक सम्मेलन की, क्योंकि भारत और म्यांमार दोनों देश बिम्स्टेक से भी जुड़ते हैं। तो हाल ही में बिम्स्टेक का जो सम्मेलन आयोजित हुआ उसमें म्यांमार भी शामिल हुआ। ऐसे में इस सम्मेलन की जो प्रासंगिकता है वह म्यांमार में घटित होने वाली स्थितियों को लेकर के किस तरीके से देशों का जवाब, तो जो इस सम्मेलन की प्रासंगिकता है वह म्यांमार में होने वाली स्थितियों को किस तरीके से देखती है, इसके बारे में भी जानेंगे। अब आसियान एक प्रमुख यहाँ पर क्षेत्रीय संगठन है, चूंकि म्यांमार इसका भी हिस्सा है। ऐसे में आसियान देश किस तरीके से म्यांमार की खराब होती स्थितियों को लेकर के प्रतिक्रिया देते हैं, यह भी समझना बहुत जरूरी होगा। चैलेंजेस क्या होने वाले हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में, उसके बारे में बात करेंगे, और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं, भारत किस तरीके से इन सभी मुद्दों को लेकर के एक बीच का रास्ता अपना सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और एक सवाल रहेगा जिसे मेंस के स्तर पर आप शामिल करेंगे। चूंकि यह पूरा विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ता है, इसलिए इसे हम जीएस के पेपर 2 में रखेंगे, मेंस के लेवल पर। तो बात करते हैं सबसे पहले म्यांमार की खराब होती स्थितियों के बारे में कि पूरा घटनाक्रम क्या रहा। चूंकि घटनाक्रम बहुत लंबा है और उसके पहले भी हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए एक शॉर्ट में हम जो तत्कालीन घटनाक्रम है वहां तक पहुंचेंगे। तो 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने वहां पर तख्ता पलट किया था और जो वहां की चुनी हुई सरकार थी उसको वहां से अपदस्थ कर दिया था। जो भी राजनेता थे उनकी गिरफ्तारियां कर ली गई और उन्हें एक तरीके से नजरबंद कर दिया गया। इसमें जो प्रमुख नेता थी वो थी आंग सान सू की, जो कि म्यांमार की स्टेट काउंसलर के पद पर तैनात थी, और वहां के राष्ट्रपति यू विन मिंट। चूंकि टॉप लीडरशिप को जब वहां पर नजरबंद कर दिया गया, साथ ही अन्य कई जो वहां के राजनेता थे उनकी भी गिरफ्तारियां कर ली गई। ऐसे में जनता वहां पर विरोध प्रदर्शन में आ गई। अब ये जो तख्ता पलट किया था, ये किसने किया था? ये किया था मिंग आंग लेंग नाम के वहां पे जो सैन्य कमांडर हैं, टॉप वहां पे सेनापति हैं, उन्होंने ऐसा किया। इसके अलावा जो सैन्य सरकार है म्यांमार में इस वक्त, उसको जुंटा या हुंटा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे एक और नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं तत्मादाओ। तो अगर ऐसा कोई सवाल कभी किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप इसका जवाब देने की स्थिति में रहेंगे। अब नागरिकों का जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ तो सरकार ने भी वहां पर जवाब देना शुरू किया और इंटरनेट जैसी सेवाओं को बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो हालिया घटनाक्रम है वह है 27 मार्च का। 27 मार्च के दिन वहां पर आर्म्ड फोर्सेस डे का आयोजन किया गया था, जहां पर वहां के सैन्य कमांडर बड़े ही धूमधाम तरीके से इस पूरे आयोजन का नेतृत्व कर रहे थे और बड़े ही अच्छे तरीके से पूरा आयोजन चल रहा था। लेकिन इस आयोजन की जो बड़ी बात हुई वह यह हुई कि इस आयोजन के विरोध में काफ़ी सारी पब्लिक जो है सड़कों पर आ गई। हालांकि सेना ने चेतावनी तो दी उस दौरान कि अगर आप लोग सड़कों पर आएंगे, ऐसा विरोध करेंगे तो आपको गोली भी मारी जा सकती है। तो उसके बावजूद जब जनता सड़कों पर थी ही तो फिर सेना ने अपना काम पूरा किया और इस तरीके से लगभग 150 लोगों की मौत की बात कही गई और सामने आई खबरें। इन लोगों में लगभग जो बच्चे थे या फिर युवा लोग थे वो भी शामिल थे। और जब से तख्ता पलट हुआ है तब से लेकर आज तक लगभग 500 से ज़्यादा लोगों की मौत की यहाँ पर बात
की जा रही है। तो ये पूरा घटनाक्रम था। अब यहाँ पर बात करते हैं भारत की। चूंकि इस परेड वाले दिन में भारत के जो वहाँ पर एम्बेसी से संबंधित कुछ अधिकारी थे वे भी मौजूद थे। ऐसे में भारत को लेकर के सवाल उठाए जाने लगे कि क्या भारत वहाँ पर जो सैन्य सरकार है उसका समर्थन करता हुआ दिख रहा है या फिर अन्य तरीके से। तो भारत ने यहाँ पर अपना कुछ स्टैंड साफ किया है और भारत ने कुछ बातें कही हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले म्यांमार की स्थिति को लेकर के कि म्यांमार किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो म्यांमार भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के साथ यहाँ पर सीमा साझा करता है। यहाँ पर म्यांमार की सीमा बांग्लादेश से भी लगती है। यहाँ पर मौजूद है चाइना, चीन के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पर लाओस के साथ और ये सीमा थाईलैंड के साथ। म्यांमार की राजधानी नायपीता है और म्यांमार के दक्षिण में गल्फ ऑफ मर्तबान है, यानी मर्तबान की खाड़ी है। तो यह म्यांमार की एक भौगोलिक स्थिति है। अब बात करते हैं भारत के स्टैंड के बारे में। तो भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने भारत का पक्ष स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि वहां पर हुई हिंसा की, जो 27 मार्च को हिंसा हुई, उसकी भारत कड़ी निंदा करता है। साथ ही लोकतंत्र की बहाली का भारत समर्थन करता है। यानी कहीं अगर ऐसा मैसेज गया हुआ है कि भारत सैन्य शासन के साथ में दिख रहा है तो वह गलत है और भारत अभी भी लोकतंत्र की वहां पर बहाली के लिए बात कर रहा है। और भारत ने साथ ही राजनीतिक कैदियों की रिहाई का वहां के सैन्य शासन से आग्रह भी किया है और आसियान देशों के साथ मिलकर वर्तमान स्थितियों से निपटने का भारत प्रयास कर रहा है। चूंकि कुछ पक्षों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी होगा भारत के लिए, इसलिए ऐसी बातें कही गई हैं। अब यूनाइटेड नेशंस के संदर्भ में भारत ने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में अन्य देशों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर एक संतुलित और रचनात्मक भूमिका निभाने का भारत प्रयास करेगा। ऐसे में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी यह एक बहस का मुद्दा बना हुआ है कि किस तरीके से म्यांमार की स्थितियों को डील किया जाए, या फिर वहाँ पर जो म्यांमार में ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं तो कैसे उनका समाधान निकाला जाए। तो सिक्योरिटी काउंसिल में चूंकि अभी यह बातचीत ही चल रही है, ऐसे में आगे क्या होगा इस पर देखेंगे बाद में जो अपडेट्स आएंगे। चूंकि भारत की म्यांमार में नियमित राजनयिक गतिविधियां चल रही हैं, ऐसे में भारत की म्यांमार की सरकार के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखना भारत के लिए जरूरी है। ऐसे में चूंकि अभी वहां पर सैन्य शासन मौजूद है, उसके बावजूद ऐसे में भारत ने जो राजनयिक संबंध है उनको अभी के लिए बनाए रखा हुआ है। इसके अलावा जो भारत के सीमावर्ती राज्य हैं वहां पर म्यांमार के नागरिकों के प्रवेश और उनके निर्वासन का केंद्र सरकार ने आदेश दिया हुआ है, जिसको लेकर भी इस तरीके की सवाल मानवाधिकार संगठनों द्वारा उठाए गए थे। हालांकि भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के उपाय करना भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह कदम इस दिशा में देखा जा सकता है। बात करें अगर बिम्स्टेक सम्मेलन की, बिम्स्टेक सम्मेलन में क्या क्या चीज़ें हुई। चूँकि म्यांमार ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया, जो सैन्य प्रतिनिधि थे उन्होंने हिस्सा लिया। ऐसे में अगर इस सम्मेलन में म्यांमार को लेकर के किसी तरीके की बातचीत की जाती तो शायद इस सम्मेलन का कुछ महत्व देखने को मिलता, लेकिन उसके बावजूद इस सम्मेलन में इस तरीके की कोई रचनात्मक बातचीत देखने को नहीं मिली। हालांकि इस सम्मेलन के जो अन्य उद्देश्य थे उनको इस पूरे सम्मेलन के दौरान किया गया, लेकिन चूंकि हमारा विषय म्यांमार से संबंधित है इसलिए हम उन्हीं कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात करेंगे। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी श्रीलंका ने और यह 17वां बिम्स्टेक का मंत्री स्तरीय सम्मेलन था। म्यांमार की सैन्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हुए जैसा हमने बात किया, लेकिन अगर वहां पर ऐसी कोई बातचीत की जाती कि म्यांमार के में जो होने वाली हिंसा है या जो सैन्य गतिविधियां हैं उनको किस तरीके से रोका जाए, तो शायद इस मंच का कोई बेहतर उपयोग देखने को मिलता। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है और इसके जो सदस्य देश हैं वे भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार हैं। तो ये बिम्स्टेक के बारे में कुछ जानकारी है, कभी सवाल बन जाए तो आप लोग याद रखिए। अब बात आती है आसियान की भूमिका को लेकर के। चूंकि क्षेत्रीय संगठन है और एक मजबूत हिस्सेदारी दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान देशों की है, ऐसे में आसियान देशों के समूह का हिस्सा होने के नाते म्यांमार में होने वाली गतिविधियां इन देशों के लिए भी बहुत महत्व रखती हैं। तो इन देशों का क्या स्टैंड है या फिर क्या स्टैंड हो सकता है, इसको लेकर के कई सारे विरोधाभासी मत हैं या फिर कई सारी स्थितियां हैं। तो जैसे कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने आसियान देशों से अपील की है कि वे एक सम्मेलन का आयोजन करें जिसमें म्यांमार की स्थितियों को लेकर के चर्चा की जाए।
इसके अलावा उन्होंने म्यांमार की सेना से भी ऐसा आग्रह किया है कि वहाँ पर सेना के द्वारा जो हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही हैं उन पर वे रोक लगाएं। इसके अलावा आसियान समूह पर म्यांमार की स्थितियों को लेकर के अपना पक्ष स्पष्ट करने का भी दबाव है। हालांकि आसियान देशों के स्तर पर अलग अलग उन देशों के मत हो सकते हैं। अगर बात आती है लोकतांत्रिक स्थितियों को बहाल करने की, तो कई देश आसियान के ऐसे भी हैं जहां पर लोकतांत्रिक स्थितियां नहीं है, जैसे थाईलैंड को देख सकते हैं या फिर अन्य देश। हालांकि अगर ऐसा कोई सम्मेलन होता है तो उसमें कुछ बातें स्पष्ट हो सकती हैं। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं आसियान में। आसियान का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन है और इसमें लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, कुल 10 देश फिलीपींस को मिलाकर शामिल हैं। तो आगे क्या होने वाला है, यानी कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं भारत के सामने, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो भारत के सामने, साथ ही आसियान देशों के सामने भी सबसे बड़ी चुनौती है विस्थापित लोगों की समस्या। यानी भारत चूंकि म्यांमार का सीमावर्ती देश है, अन्य जिन सीमावर्ती देशों की हमने बात की, ऐसे में जब सैन्य स्थितियों के जरिए यानी सैन्य तानाशाही के जरिए वहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार जैसी घटनाएं हो रही हैं, तो कई सारे वहां के नागरिक अन्य देशों में शरण लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भारत के सामने चुनौती है इन शरणार्थियों को किस तरीके से भारत में रखा जाए या रोका जाए। तो ये सारे चैलेंजेस आसियान देशों के सामने भी हैं, साथ ही भारत के सामने भी हैं। इसके अलावा म्यांमार से वर्तमान संबंध भारत के लिए बड़ी चुनौती है कि म्यांमार की लोकतांत्रिक सरकार की बहाली जब तक नहीं होती तब तक क्या भारत को वहाँ की सैन्य सरकार के साथ संबंधों को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अभी हमने जैसे इस घटनाक्रम को देखा कि 27 मार्च को जब वहाँ पर भारत के राजनयिक मौजूद थे, ऐसे में भारत के ऊपर कई तरीके के सवाल उठे। तो ये भारत के सामने एक चैलेंज है। इसके अलावा सीमावर्ती राज्यों में अराजकता की भी संभावना है। जब एक बड़ी संख्या लोगों की वहाँ से आएगी भारत में, तो राज्यों के बीच में जो भारत की जनता है और उन लोगों के बीच में टकराव की स्थिति भी बन सकती है। ऐसे में ये एक आंतरिक सुरक्षा की चुनौती भारत के सामने आ सकती है। साथ ही चीन का बढ़ता प्रभाव तो म्यांमार में है ही, जो भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चीन में खुद ही लोकतंत्र की कोई बहाली नहीं देखने को मिलती। ऐसे में संभावना ये भी कुछ विशेषज्ञ जताते हैं कि चीन का इनडायरेक्ट समर्थन भी हो सकता है वहाँ की सरकार को, जो सैन्य सरकार है, और लोकतंत्र की बहाली को लेकर के चीन के प्रयास ना के बराबर देखने को मिल सकते हैं। तो क्या किया जा सकता है भारत के लिए, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े संगठन मिलकर के इस जो समस्या है उसको समझें कि कैसे उसका कोई समाधान निकल सकता है। ऐसे में मिलकर के प्रयास करना बहुत जरूरी है। अब चूंकि यह मुद्दा बहुत बुरी तरीके से बिगड़ता हुआ दिख ही रहा है, ऐसे में यह म्यांमार का एक आंतरिक मुद्दे से ज़्यादा एक मानवाधिकारों का मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। ऐसे में वैश्विक सरकारों को भी इसमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। भारत के लिए आंतरिक सुरक्षा के उपाय जरूरी होंगे। हमने बात की जो सीमावर्ती राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, वहाँ पर इंसर्जेंसी ना बने या फिर किसी भी तरह की अराजकता ना फैले। ऐसे में भारत सरकार इसको लेकर के कदम उठा रही है। मानवाधिकारों का संरक्षण यह बहुत जरूरी मुद्दा है। हालांकि देशों की आंतरिक सुरक्षा आवश्यक है। हमने रोहिंग्या के मामले में भी इस तरह की सिचुएशन देखी, जब बांग्लादेश में काफ़ी तरीके की समस्याएं हुई। लोगों ने आंग सान सू की का विरोध भी किया रोहिंग्याओं के मामले पर कुछ ना कहने के बाद। ऐसे में मानवाधिकार का मुद्दा बहुत बड़ा है, तो इसको भी एड्रेस किया जाना बहुत ज़रूरी होगा। तो ये था हमारा आगे की राह। तो बढ़ते हैं सवाल की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक जानकारी दे दें। तो दृष्टि आईएएस ने यूपीपीसीएस के लिए जो इसकी प्रीलिम्स परीक्षा है 2021 की, उसके लिए क्विक रिवीजन कोर्स की शुरुआत की है। तो इस रिवीजन कोर्स के बारे में अधिक जानकारी आप दिए गए नंबर्स पर ले सकते हैं और इस कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। तो आप कांटेक्ट कीजिए और इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी लीजिए। अब बात करते हैं हमारे सवाल की। आज के सेशन का क्या सवाल है? तो सवाल है, देशों में बिगड़ती मानवाधिकार की स्थितियां वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां पेश करती हैं? म्यांमार के संदर्भ को शामिल करते हुए विश्लेषण कीजिए। तो यहाँ पर देशों की बिगड़ती स्थितियों की बात की गई है, यानी और भी कई देश हो सकते हैं जहां मानवाधिकार की स्थितियां बेहतर नहीं हैं। जैसे आप चीन में उइगर मुस्लिमों की बात कर सकते हैं, रोहिंग्याओं की बात कर सकते हैं, पाकिस्तान में कई सारे समुदायों की बात कर सकते हैं, बलूचिस्तान में बात कर सकते हैं। तो इसको एक रेफरेंस के तौर पर बताते हुए आप बढ़िए और बताइए कि
म्यांमार के विशेष संदर्भ में किस तरह से चुनौतियां हैं। तो एक ओवरऑल इस समझ के आधार पर आपको यह पूरा उत्तर लिखना है। 250 शब्दों में आप इस उत्तर को लिखिए। तो गाइज ये था आज का हमारा ओवरऑल डिस्कशन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सेफ रहिए, शुक्रिया।